नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने भाषा की कुछ विशेषताएं पढ़ी थी, जो कि इस प्रकार की थी कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा आद्यंत सामाजिक वस्तु है। चौथा, भाषा परंपरागत है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। पाँचवीं, भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। छठा, भाषा चिर परिवर्तनशील है। सातवां, भाषा की कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। आज अपन शेष बची हुई भाषा की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। इसके बाद आठवीं जो विशेषता है भाषा की, वह है प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। हर भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। सीमा के भीतर ही उस भाषा का अपना वास्तविक क्षेत्र होता है। उस सीमा से बाहर उसका स्वरूप थोड़ा या अधिक परिवर्तित हो जाता है, या उस सीमा के बाहर किसी पूर्णतः भिन्न भाषा की सीमा भी शुरू हो सकती है। नौवीं विशेषता है वो है कि प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है। भौगोलिक सीमा की तरह भाषा की ऐतिहासिक सीमा भी होती है, अर्थात प्रत्येक भाषा इतिहास के किसी निश्चित काल से प्रारंभ होकर इतिहास के किसी निश्चित काल तक व्यवहृत होती है, तथा वह भाषा अपने काल की परवर्ती या पूर्ववर्ती भाषा से भिन्न होती है। उदाहरण के लिए हम मोटे रूप से देख सकते हैं कि प्राकृत भाषा का काल पहली ईस्वी से 5वीं ईस्वी 500 ईस्वी तक माना जाता है, और इसी कड़ी में इसके पूर्व पाली भाषा थी और उस प्राकृत के बाद अपभ्रंश थी, और ये दोनों ही भाषाएं पाली और अपभ्रंश प्राकृत से भिन्न हैं। 10वीं जो भाषा की विशेषता है वो है प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना अलग होती है। दूसरे शब्दों में किन्हीं भी दो भाषाओं का ढांचा पूर्णतया एक सा नहीं होता है। उसमें ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य का अर्थ आदि में किसी भी एक स्तर पर या एक से अधिक स्तरों पर संरचना में अंतर अवश्य होता है, और यही अंतर उसकी अलग या स्वतंत्र सत्ता का कारण बनती है। 11वीं भाषा की जो विशेषता है वह है कि भाषा की धारा स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर जाती है। सभी भाषाओं के इतिहास से भाषा की कठिनता से सरलता की ओर जाने की बात स्पष्ट है। यूँ भी इसके लिए एक सीधा तर्क हमारे पास ये है कि मनुष्य का ये एक जन्मजात स्वभाव होता है कि वो कम से कम प्रयास में अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहता है, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है, और इसी कम प्रयास में वह सत्येंद्र को सतेंद्र और फिर सतेन कहने लगता है, और एक अवस्था ऐसी आ जाती है जब वह केवल सत कहकर ही काम चलाना चाहता है। यह उदाहरण ध्वनि से संबंधित है, किंतु व्याकरण के रूपों के बारे में भी यही बात है। पुरानी भाषाओं में रूपों और अपवादों का बाहुल्य है, किंतु आधुनिक भाषाओं में रूप कम हो गए हैं, साथ ही नियम बढ़ गए हैं और अपवाद कम हो गए हैं, और आगे भी कम होते जा रहे हैं। भाषा पानी की धारा है जो कि स्वभावतः ऊंचाई अर्थात कठिनाई से नीचे अर्थात सरलता की ओर जाती है। 12वीं विशेषता है कि भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर और प्रौढ़ता से अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है। भाषा की उत्पत्ति पर विचार करते समय हमने देखा था कि भाषा में
आरंभ में भाषा स्थूल थी, सूक्ष्म भावों के लिए या विचारों की गहराई से व्यक्त करने के लिए अपेक्षित सूक्ष्मता उसमें नहीं थी, और फिर धीरे धीरे उसने इसकी प्राप्ति की। इस प्रकार दिन पर दिन भाषा में विकास होता रहा और वह अप्रौढ़ से प्रौढ़ और प्रौढ़ से प्रौढ़तर होती जा रही है। यह एक सामान्य सिद्धांत तो है, किंतु प्रयोग पर भी निर्भर करता है। आज की हिंदी की तुलना में कल की हिंदी अधिक सूक्ष्म और प्रौढ़ होगी, किंतु संस्कृत की तुलना में आज की हिंदी को सूक्ष्म और प्रौढ़ नहीं कह सकते, क्योंकि उन अनेक क्षेत्रों में प्रयुक्त होकर अभी तक हिंदी विकसित नहीं हुई है जिनमें संस्कृत हजारों वर्ष पूर्व हो चुकी थी। 13वां, भाषा संयोगावस्था से वियोग अवस्था की ओर जाती है। पहले लोगों का विचार था कि भाषा वियोग से, विश्लेष से संयोग संश्लेष की ओर जाती है, और कुछ लोगों का यह भी मत रहा कि बारी बारी से भाषाओं की जिंदगी में दोनों स्थितियों से गुजरती रहती है। किंतु अब ये मत प्रायः भ्रामक सिद्ध हो चुके हैं, और मिली और नवीन मत के अनुसार भाषा संयोग से वियोग की ओर जाती है। संयोग का अर्थ है मिली होने की स्थिति, जैसे रामः गच्छति, ये वियोग का अर्थ है, और अलग हुई स्थिति जैसे राम जाता है। संस्कृत में केवल गच्छति से काम चल जाता है, और हिंदी में जाता है ये वियुक्त रूप का प्रयोग करना पड़ता है। 14वीं जो भाषा की विशेषता है वह है कि हर भाषा का एक अस्पष्ट या स्पष्ट मानक रूप अवश्य होता है। इस प्रकार अपन ने भाषा की 14 विशेषताएं देखी, जिनको मैं एक बार पुनः यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ, पुनः दोहरा रही हूँ। पहला, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। दूसरा, भाषा अर्जित संपत्ति है। तीसरा, भाषा आद्यंत सामाजिक वस्तु है। चौथा, भाषा परंपरागत है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। पांचवा, भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। छठा, भाषा चिर परिवर्तनशील है। सातवां, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। आठवां, प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक स्थिति होती है। नौवां, इसी प्रकार प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा भी होती है। 10वां, प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना अलग अलग होती है। 11वां, भाषा की धारा स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर जाती है। 12वां, भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है। 13वां, भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है। 14वां, हर भाषा का एक स्पष्ट या अस्पष्ट एक मानक रूप अवश्य होता है। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है।